नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक बुक पढ़ेंगे जो है इंडियन पॉलिटी, लिखी गई है एम लक्ष्मीकांत द्वारा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इसके चैप्टर्स हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने चैप्टर लिया है वह लिया है ब्रिटिश इंडिया का जो इरा था उसका, और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वह 1600 ईस्वी में आई थी, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गए थे। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार भी कंपनी को दे दिए गए, परंतु 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया था, जो 15 अगस्त 1947 तक यूं ही चलता रहा। अब पढ़ेंगे कंपनी के शासन के बारे में हम। जो कंपनी का शासन था उसमें समय समय पर इन्होंने कई अधिनियम लाए थे, जिसमें पहला जो एक्ट था वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। काफ़ी बार इस एक्ट से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो जो यह अधिनियम था वह संवैधानिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई, और इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो कुछ इस तरह से है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, और इसके जो सहायता के लिए 4 सदस्यों कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल जो सर्वप्रथम बने थे वह थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगली जो विशेषता थी वह थी कि जो मद्रास व मुंबई के गवर्नर थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि उससे पहले हुए सभी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे वो अलग अलग होते थे, परंतु अब वे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगली जो विशेषता है वह है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी भारत में, तो वह थी 1774 में। अगली विशेषता है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। इससे पहले काफ़ी करप्शन हो चुका था। जो कंपनी के कर्मचारी थे वह भारतीय लोगों से तरह तरह के गिफ्ट्स लेते थे और उनसे रिश्वत लेते थे काम करवाने की, जो अब इस एक्ट के तहत बंद कर दी गई थी, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगली विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अगला जो एक्ट आया था वह था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम लाया था, जो वो आया था 1781 में, 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट से के नाम से कौन से अधिनियम को जाना जाता है, तो यह था संशोधित अधिनियम 1781। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया था जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जानते हैं। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसने कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया। जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको अलग अलग कर दिया। अगली विशेषता है, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के
व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक निकाय बनाया, जिससे भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तो प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था, तो यह पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हुआ था। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे, मतलब सुपरविजन कर सकते थे ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये अधिनियम है, पिट्स इंडिया अधिनियम, यह दो कारणों से महत्वपूर्ण था। इसमें पहला कारण था कि जो कंपनी के अधीन भारत का क्षेत्र था उसे अब ब्रिटिश आधिपत्यों का क्षेत्र कहा जाने लगा। दूसरा था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अगला जो एक्ट था वह था 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में वह महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया था, तो यह था 1833 का अधिनियम। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला जो विशेषता इसकी वह है, इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया था। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत जो बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया था। अगली जो इसकी विशेषता थी वह थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। जो एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था, उन्हें समाप्त कर दिया। अब वह एक प्रशासनिक निकाय बन गया था। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, परंतु कंपनी में इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसके विरोध के कारण यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। एक शुरुआत कर दी गई थी चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवा के चयन में खुली प्रतियोगिता में, जिसमें भारतीयों को भी मौका मिलना था, परंतु जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उन्होंने विरोध कर दिया था, जिससे यह सफल नहीं हो पाया था। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में हो अंतिम अधिनियम था। कौन सा? 1853 का जो चार्टर अधिनियम था यह अंतिम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इसमें 6 नए पार्षदों को कब जोड़ा गया, या 1853 का जो अधिनियम था इसमें कितने पार्षदों को जोड़ा गया था? उन्हें तो 6 पार्षदों को जोड़ा गया था, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। अगली विशेषता थी, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति या मैकाले कमेटी की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो कब हुई थी? तो वह हुई थी 1854 में। क्यों हुई थी? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में।
अगली विशेषता है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार लिया। अगली जो विशेषता थी वो थी, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। तो प्रश्न बन सकता है कि 1853 का जो अधिनियम था उसमें कितने नए पार्षदों को नियुक्ति दी गई थी? तो वो थे 6, जिसमें से 4 भारतीय थे। जो भारतीय जो प्रांत थे, जैसे बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें थी, वो उन पार्षदों का चयन कर सकते थे। तो यह पहली बार हुआ था। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ताज का शासन 1858 से 1941 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो वह 1857 में हुआ था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी थी। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? तो यह था 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या हुआ था इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था और जो इसके गवर्नर थे, इसके जो क्षेत्र थे और राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी, वह अब ब्रिटिश राजशाही के पास चली गई थी। 1858 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। पहले वो बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना और अब 1858 में इसे भारत का वायसराय कहा गया। तो जो भारत के प्रथम वायसराय बने थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी। जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी वह 1858 में समाप्त कर दी गई। जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिए गए, जिससे द्वैध प्रणाली समाप्त हो गई। अगला है, एक नए पद भारत के सचिव, राज्य सचिव का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव का जो एक पद था वह सृजित किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। अगले जो अधिनियम थे वह थे 1861, 1892 और 1909 में के भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं।
इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि भारतीय कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को कब प्रतिनिधित्व मिला, तो वह मिला था 1861 के भारत अधिनियम के तहत। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वह जो हिमाचल की प्रशासनिक सेवा होती है, सिविल सर्विस होती है हिमाचल की, या फिर जो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम्स होते हैं, एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ के लिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जो 3 भारतीयों थे जो विधान परिषद के लिए मनोनीत किए गए थे वह कौन कौन से थे, तो वह थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, जिन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया गया था 1862 में। तो यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगली जो विशेषता है वह है इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था वह हुआ था 1861 के एक्ट के तहत, जिसमें जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसियाँ थी पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी, अब उन्हें दोबारा शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, विधायी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी 1773 में, 1773 में। अब जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हुई शुरू, वह हुई थी 1861 के अधिनियम में। और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। जो डिसेंट्रलाइजेशन का काम शुरू हुआ था वह हुआ था पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन, तो यह 1861 से शुरू हुआ था जो 1937 तक यूं ही चलता रहा। अगली विशेषता थी बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ था। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है पोर्टफोलियो प्रणाली कब आई थी, तो यह आई थी 1859 में। 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली आई थी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। अगली जो विशेषता है वह है इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेशों की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1861 का जो अधिनियम था इसमें क्या महत्वपूर्ण था, तो यह था आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत था वायसराय। अगला जो एक्ट था वह था 1892। यह भी एक महत्वपूर्ण एक्ट था। इसकी जो विशेषताएं थी वह कुछ इस प्रकार थी। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। जो विधान परिषद के जो कार्य थे उन पर उन्हें बजट पर बहस करने का जो उत्तरदायित्व था वो दे दिया और कार्यपालिका के प्रश्न भी पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया पार्षदों को। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था।
इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अगला जो अधिनियम था वह था 1909 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। तो इसे जो 1909 का अधिनियम था, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसकी जो विशेषताएं थी वो थी, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। अगली जो विशेषता थी वह थी, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी थी। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। तो वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अगली विशेषता थी 1909 के अधिनियम की। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली शुरू हुई थी वह की थी लॉर्ड मिंटो ने, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। वह इसका जो उत्तर होगा वह होगा लॉर्ड मिंटो। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था थी वह 1909 के अधिनियम से शुरू हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कब किया था? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब बोला था ऐसा? तो यह बोला था 20 अगस्त 1917। यह प्रश्न भी कहीं पूछा गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कौन से एग्जाम में आया था ये, परंतु यहाँ से प्रश्न आया था कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब कहा कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो यह था 20 अगस्त 1917 को। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भारत शासन अधिनियम कब से लागू हुआ था। तो यह हुआ था 1921 से। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू था भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी जो विशेषता है वो इस तरह से है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। अगली विशेषता थी, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय जो थे उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध
शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही थी। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो द्विसदनीय व्यवस्था थी वह कब शुरू हुई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब शुरू हुई। तो यह हुई थी 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह व्यवस्था हुई थी, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। जो 1909 में जो पृथक प्रतिनिधित्वकरण था, जो पृथक निर्वाचन मंडल बनाया था या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 में, उसका 1919 भारत अधिनियम में विस्तार कर दिया गया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। तो 1919 में मताधिकार भी प्रदान कर दिया गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालयों का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1926 में। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। तो यह भी पहली बार हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 में कि केंद्र और राज्यों के बजट अलग अलग अब पेश किए जाने लगे। अगली जो विशेषताएं हैं तो यह है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो यह था साइमन आयोग, जो साइमन कमीशन था, यह बनाया गया था 1919 भारत शासन अधिनियम के जो ये जो साइमन कमीशन था यह था ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही। तो जो हमने इसकी जो विशेषताओं, भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं में जो सबसे लास्ट में पढ़ा था कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसने राय देनी थी 1919 भारत अधिनियम पर कि यह कहाँ तक सफल हुआ था। तो यह जिसके लिए ब्रिटिश शासन ने या ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन स्थापित किया था, जो किया था 1927 में। नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। यहाँ से प्रश्न इस तरह से भी बन सकते हैं कि जो साइमन कमीशन था उसने कब अपनी रिपोर्ट पेश की, तो वो की थी 1930 में, और उसने क्या क्या सुझाव दिए थे या क्या क्या सिफारिशें की थी। तो साइमन कमीशन ने सिफारिशें की थी द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार
के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के बाद भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया था। अगला है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, या सीक्वेंस जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है उसमें भी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। गांधी इरविन समझौता, कम्युनल अवार्ड, प्रथम गोलमेज, सेकंड गोलमेज, तो इस तरह से पूछा जाता है कि यह कब कब हुए थे और सबसे पहले क्या हुआ था। तो इसलिए इनकी डेट्स याद रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। और कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी, तो यह थे रैमजे मैकडोनाल्ड। यह हुई थी अगस्त 1932 में। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ किया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। तो जो महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन आरंभ किया था पूना की यरवदा जेल में, वो क्यों किया था? कम्युनल जो अवार्ड था इसके अगेंस्ट किया था, और इसी के बाद ही पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। भारत शासन अधिनियम 1935, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। प्रश्न बन सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी, तो वह थी 321 और 10। विशेषताएं हैं, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। तो संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 और संवर्ती में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अगली जो विशेषता थी वह थी, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। जो स्टेट की जो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन था, द्वैध प्रणाली, शासन प्रणाली थी स्टेट में, प्रांत में, वह इन्हें ख़त्म कर दी, और जो केंद्र में है वहाँ द्वैध शासन प्रणाली इन्होंने आरंभ कर दी। संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई, हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा बनी थी, तो वह थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। अगला है, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई।
1935 में भारत शासन अधिनियम में रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालयों की भी स्थापना हुई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे अगला जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था उसमें जो बचा वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।